वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ इन दिस वीडियो हम अपने नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के, उन सबको खत्म कर दिया। जितने भी टॉपिक्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, तो इन सभी चैप्टर्स को, टॉपिक्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर आप उस लेक्चर के सीरीज को देख लीजिए, जिसमें मैंने सीक्वेंस वाइज एक एक चीज टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ा दिया है और पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा है। तो जाके आप उस जरूर टॉप क्या बोलते हैं, उस लेक्चर सीरीज को आराम से देखिए, जिसमें मैंने लगभग लगभग 10 या 11 लेक्चर डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये पिछले लेक्चर का है। हम शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप टॉपिक डाल सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये है हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी, अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। हमारे किसके रिस्पेक्ट में? बॉडी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, हमारे शरीर के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। हम जो भी क्रिया करते हैं, हम जो भी काम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, वो बहुत ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट्स को कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, कैसे, किन सिस्टम्स के द्वारा हमारे बॉडी के ऊपर हम नियंत्रण रख पाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल। लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अगर दो फंक्शन साथ साथ हो रहा है तो उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे अगर हम भोजन कर रहे हैं और उसी समय अगर हम सांस भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब भोजन करने और सांस लेने के साथ कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से भोजन कर रहे हैं और किसी भी तरीके से सांस ले रहे हैं। इन दोनों क्रियाओं के बीच आपस में समन्वय है, इस प्रकार से कि दोनों क्रियाएं एक दूसरे को बाधित नहीं कर रही है। जो दोनों फंक्शंस हैं वो एक दूसरे में इंटरफियरेंस नहीं कर पा रही हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर किसी सिस्टम का कंट्रोल है और उन सिस्टम्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है। यानी कि मान लीजिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके साथ ही क्या कर रहा है, उसके साथ ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम अच्छे से कर रहा है भोजन करते समय। लेकिन हम भोजन करते समय ऐसा तो नहीं है कि हम अपना नाक बंद कर लेते हैं उसके बाद भोजन करते हैं। क्या आप अपना नाक बंद करके भोजन करते? नहीं, आप सांस भी ले रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं। यानी कि ये दोनों क्रियाएं आपस में एक साथ एक ही समय पे चल रही हैं। यानी कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपस में किसी ना किसी तरीके से तालमेल रखा हुआ है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उसके बीच में क्या बोलते हैं, गड़बड़ी पैदा नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें भोजन करने और सांस लेने में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अलग काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा इसके साथ साथ हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन करना। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय स्थापित करना, सभी चीजों के बीच में आपस में तालमेल रखने को समन्वय बोलते हैं। लेकिन किसी चीज के ऊपर अपना आधिपत्य रखना या उसको अपने अंदर किसी भी तरीके से काम कराना, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंट्रोल। तो हम देखेंगे कि हमारा बॉडी कैसे कंट्रोल किया जाता है, किन किन सिस्टम्स के द्वारा हमारा बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो हमारे बॉडी में मेनली 2 सिस्टम्स है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं, वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं आज के लेक्चर में नर्वस सिस्टम का एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद में अगले लेक्चर में उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर एकदम बेसिक रहेगा। न्यूरॉन्स को समझेंगे, न्यूरॉन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। तो इन सभी चीजों को हम समझेंगे, आज पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। कल उसके बारे में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कैसे कोई सेंसरी चीज हमारे
कोई सेंसेशन हमारे बॉडी में कैसे आता है, उसके बाद हमारी शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, उसके उसके प्रति हमारा शरीर कैसे रिएक्शन करता है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे कि उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे इन्वॉल्वड है। तो आज हम सिर्फ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ऊपर ऊपर से आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि हम अगले लेक्चर में पूरे डेप्थ में जा सकें। तो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी पर किन सिस्टम्स के द्वारा होता है। पहला क्या है? पहला है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। पहला है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है? नर्वस टिश्यू या ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है? हार्मोनल, हार्मोन से रिलेटेड है, हार्मोन। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के ऊपर हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए, नर्वस सिस्टम ब्रेन से रिलेटेड है और हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन से रिलेटेड है, ग्लैंड से रिलेटेड है। चलिए इंक डाल दिया ना। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, और मैं जो क्लासिफिकेशन लिखवाने वाला हूं उसको एकदम संभाल के रखिएगा, वो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, मिटा दूं, वो आपको आगे काम आएगा। नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसको तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अजीब सा वर्ड है तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, मेनली जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? फर्दर दो पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है, CNS, CNS एंड इधर लिखिए PNS। CNS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड PNS का मतलब है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। जो नर्वस सिस्टम है, देखिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कितने किन किन चीजों के द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो रहा है, एक CNS में एंड PNS में। CNS और PNS क्या है? CNS एंड PNS क्या है? CNS में दो चीजें आती हैं, एक है ब्रेन, एक जो हमारा ब्रेन है, और दूसरा है ब्रेन से निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, मिटाने दीजिए थोड़ा सा, ये हमारा ब्रेन है, मान लीजिए दो पार्ट्स हैं ब्रेन के, और ब्रेन से निकली हुई चीज है, ठीक है। और ये ब्रेन से निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन से निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड, ये है अपना ब्रेन, ये है अपना ब्रेन, ये क्या है? ब्रेन, दिमाग, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS में क्या आता है? देखिए ये है ब्रेन, PNS में ब्रेन नहीं आता है, लेकिन हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ब्रेन से निकली हुई जितनी भी नर्व्स हैं, ब्रेन से निकली हुई नर्व्स, यहां से भी तो नर्व्स निकलेंगी, यहां से, और यहां से भी नर्व्स निकलेंगी,
तो ये जो भी नर्व्स हैं, ये सारी नर्व्स पेरीफेरल सिस्टम में आती हैं। ये किस में आती हैं? पेरीफेरल सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस में आती है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि नर्व्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जब हम अपना निकालेंगे तो उसके साथ साथ एक बहुत ही थिन, स्लाइमी और बहुत ही एकदम डेलिकेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनमें से जो भी नर्व सेल निकली हुई है, वे सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। इन दोनों को एक साथ क्रेनियल नर्व बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। चाहे तो लिख लीजिए, नहीं चाहे तो मत लिखिए, कोई उतना आवश्यक नहीं है आपके लिए। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्व्स। अच्छा, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी यानी कि आउटर सरफेस, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ पेरीफेरी पर जा रहा है, पेरीफेरी पे जा रहा है, आउटर बाहर की तरफ जा रहा है, उसको किस में रखेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और एक बात, हमारे इस पूरे को क्या बोलते हैं? ये जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की जो जिस डब्बे में बंद है उसको बोलते हैं क्रेनियम। ब्रेन जिस डब्बे में बंद है उसको बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम से जो नर्व्स निकलेंगी उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड से भी जो नर्व्स निकलेंगी उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। मन करे तो लिख लीजिए, नहीं मन करे तो सिर्फ लिख लीजिए कि पेरीफेरल नर्व्स हैं, पेरीफेरल नर्व्स। ये है स्पाइनल नर्व्स और ये है ये है क्रेनियल नर्व्स और ये है स्पाइनल नर्व्स। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? पेरीफेरल नर्व्स। ठीक है, तो आपने नर्वस सिस्टम को देख लिया कि कैसे नर्वस सिस्टम कितने प्रकार की होती है। एक तो सीएनएस, जो जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा पीएनएस, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती है। ये क्रेनियल नर्व है और ये स्पाइनल नर्व है, ये क्रेनियल नर्व है, ये स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई एक ऐसी थिन, डेलिकेट और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ब्रेन से नीचे की ओर आई हुई होती है, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, मिटा दूं। अब हम पीएनएस को क्लासिफाई कर लेते हैं। बस देखिए, सीएनएस जो है इतना ही में क्लासिफाई होता है, लेकिन पीएनएस और भाग में बटा हुआ है। ठीक है, मिटा दूं, चलिए मिटा दूं। ये जो कॉपी है आप संभाल के रखिएगा। मैं थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में जा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हल्का सा डिटेल में जा रहा हूं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। अब देखिए, हम यहाँ पे एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टिपिकल न्यूरॉन डायग्राम। ठीक है, एक टिपिकल न्यूरॉन क्या होता है? ये सेल्स होती हैं विच ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट of our body to another part। ये जो ऐसी सेल्स होती हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। मान लीजिए ये मान लीजिए आपका कान है। ठीक है, कान है। कान क्या करती है? आवाज को ग्रहण करती है, रिसीव करती है आवाज को। ठीक है, आवाज को रिसीव करती है, और ये है मेम्ब्रेन। ठीक है, और इससे कॉक्लियर एपरेटस, बहुत सारी एपरेटस जुड़ी हुई होती है। आप बस इतना समझिए, ये जो कान है, ये जो मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो सेल्स हैं उन्होंने किसको ग्रहण किया? उन्होंने साउंड को रिसीव किया। उन्होंने किसको रिसीव किया? साउंड को। इस साउंड को उन्होंने किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन तक ले जाई जाएंगे। किनके द्वारा?
ये जिनके द्वारा जा रही हैं, ये देखिए साउंड को किसने ग्रहण किया? कान ने साउंड को रिसीव किया और कान में जो स्पेशल सेल्स हैं उन्होंने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये जिनके द्वारा ब्रेन तक ले जा रही हैं इनको बोलते हैं नर्व्स या न्यूरॉन्स। नर्व्स या न्यूरॉन्स। देखिए नर्व्स न्यूरॉन एक ठो होता है, लेकिन जब यही न्यूरॉन बहुत सारे एक साथ ही आ जाते हैं उनको बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि नर्व्स या न्यूरॉन्स क्या करती हैं, हमारे वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी तक सिग्नल को ले जाती है या ले आती है। अगर ये ले जा रही हैं तो इनको क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व, सेंसरी। और ला रही हैं तो मोटर नर्व। हम पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। बस आप इतना समझ गए कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है? ये ऐसा सेल होता है या ये एक ऐसा सेल है जो हमारे एक बॉडी पार्ट से सिग्नल को रिसीव करता है और दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्यूरॉन समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन क्या है। ये हमारे बॉडी का एक सेल है जो किसी भी प्रकार के सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब वहां से कुछ आदेश देता है तो ये मसल्स तक, ग्लैंड्स तक या किसी भी चीज तक लेकर आता है। यानी कि न्यूरॉन जो है ये सिग्नल से रिलेटेड है। सिग्नल से क्या है? रिलेटेड है। जैसे आपके घर में बिजली से तार आ रही है तो एक जगह से बिजली दूसरे जगह किसके माध्यम से पहुंचाई जा रही है? तार के माध्यम से। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो सिग्नल है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाई जाती है। ठीक है, अब हम उस न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, मिटा दूं ये नहीं लिखना था, ये मैं आराम से लिखा दूंगा जब हम रिफ्लेक्स पढ़ेंगे तब। अभी हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छे से बनाने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये जो सेल बॉडी है इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये है न्यूरॉन। ये क्या है? न्यूरॉन है। ये क्या है? न्यूरॉन। ये एक टिपिकल न्यूरॉन है हमारे बॉडी का। न्यूरॉन के ऊपर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन के ऊपर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं माइलिन शीथ। इनको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। इनको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर ऐसी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं स्वान सेल। जिनको क्या बोलते हैं? स्वान सेल। इनको क्या बोलते हैं? स्वान सेल। इनको क्या बोलते हैं? स्वान सेल्स। ये है माइलिन शीथ और माइलिन शीथ के ऊपर स्वान सेल्स हैं। ठीक है, यह है पूरा न्यूरॉन। यह है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन में इतने को बोलते हैं सेल बॉडी। इतने को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये जो बाहर की तरफ धागे नुमा रचना निकली हुई है, ये जो धागे नुमा रचना निकली हुई है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल बॉडी। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी। उसके बाद यहां से देखिए, यहां से यहां तक होता है एक्सॉन। यहां से यहां तक होता है एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होती हैं? एक्सॉन के ऊपर ये जो मैंने यहां पे बनाया है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ।
माइलिन शीथ के ऊपर पाई जाती हैं स्वान सेल्स। ये कौन सी सेल्स है? स्वान सेल्स। स्वान सेल्स, ये क्या है? स्वान सेल्स। ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि अंत, टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। यह है साइनेप्टिक नॉब। अब देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन में इस भाग को बोलते हैं उसके सेल वाले पार्ट को बोलते हैं, ये जो सेल बॉडी है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी या साइटोन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। अच्छा, ये क्या है? ये तो न्यूक्लियस है, ये आपको मालूम चल रहा होगा, न्यूक्लियस है। सेल बॉडी से कुछ प्रोसेस बाहर निकली होती है, कुछ संरचनाएं बाहर की तरफ निकली होती है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती हैं? डेंड्राइट्स या तो बाहर की तरफ किसी और न्यूरॉन से जुड़ी हुई होती है, आगे की तरफ, यहां पे भी तो न्यूरॉन हो सकता है, यहां पे दूसरा न्यूरॉन होगा, तो आगे की तरफ या तो किसी और न्यूरॉन्स से जुड़ी हुई हो सकती हैं, या सिग्नल को रिसीव कर रही होती हैं, सिग्नल को रिसीव करने के काम में आती हैं, और न्यूरॉन से जुड़ भी सकती है। यानी कि किसी और न्यूरॉन से जुड़ी हुई होगी और वो उस न्यूरॉन से जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करने का काम करती है। तो ये क्या करती है? रिसीव सिग्नल्स। रिसीव सिग्नल। सिग्नल को रिसीव करने का कौन काम करता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करके किसको भेजती है? सेल बॉडी को। कोई भी सिग्नल हो सकता है, सिग्नल कोई भी हो सकता है, टच का सिग्नल हो सकता है, साउंड का सिग्नल हो सकता है, सेंसरी कुछ भी सिग्नल हो सकता है, चोट का, कुछ भी, टेस्ट का सिग्नल हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल हो सकता है। डेंड्राइट्स ने वहां से सिग्नल रिसीव किया और सिग्नल रिसीव करने के बाद सेल बॉडी को भेजता है। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूं। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्या सिग्नल के पास इतनी इंटेंसिटी है कि उसको आगे भेजा जाए, या उसके पास इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि उसको वहीं पे रोक दिया जाए। अगर सिग्नल के पास पर्याप्त इंटेंसिटी है, पर्याप्त इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास एक पानी का बोतल है जिसका दाम है 20 रुपया, और आपके पास सिर्फ 2 ही रुपया है, तो क्या मैं आपके पास इनफ रुपया है? क्या आपके पास पर्याप्त रुपया है जिससे आप पानी का बोतल खरीद सके? नहीं, आपके पास इनफ रुपया नहीं है, आप पानी का बोतल नहीं खरीद सकते हो। उसी प्रकार से सिग्नल के पास क्या इतनी क्षमता है कि वो आगे भेजने लायक है या वो भेजने लायक नहीं है? तो अगर सिग्नल के पास इतनी क्षमता है तो वो सेल बॉडी से आगे की तरफ एक्सॉन में मूव करेगा। किसमें मूव करेगा? एक्सॉन में। यहां से यहां तक को एक्सॉन बोलते हैं, यहां से यहां तक को एक्सॉन बोलते हैं। ये सारा एक्सॉन का पार्ट है। एक्सॉन किसका पार्ट है? एक्सॉन का। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएंगी? ये जो यहां से, इसको बोलते हैं हिलॉक, अभी लिखना नहीं है। सेल बॉडी के बाद वाला पार्ट और एक्सॉन टर्मिनल के पहले वाला पार्ट, ये सभी एक्सॉन के हिस्से हैं। बाद में एक्सॉन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये आगे सिग्नल को भेज देते हैं। ये सिग्नल को कहां भेज देते हैं? आगे भेज देते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ एक प्रकार की शीथ है जो पाई जाती है एक्सॉन के ऊपर। ये शीथ कौन बनाता है? स्वान सेल्स ये शीथ बनाती है। ये जो स्वान सेल्स ऊपर की ओर जो सेल्स दिख रही हैं, ये क्या है? स्वान सेल्स का न्यूक्लियस है। स्वान सेल्स न्यूक्लियस। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिख रही है, ये स्वान सेल्स की न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेल बॉडी के बाद जो सिग्नल है किसमें जाता है? एक्सॉन में। और एक्सॉन में यहां पे आकर इसमें भरी हुई होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नल को केमिकल फॉर्म में आगे की ओर भेजते हैं। जो सिग्नल आ रही है उसको केमिकल के फॉर्म में आगे भेजते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर 2 प्रकार के हो सकते हैं कि सिग्नल को आगे भेजना है या रोक देना है। तो यहां पे भी न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, बस समझ लीजिए। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। इसमें क्या भरे हुए होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं।
और न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाएंगे तो सिग्नल आगे जाएगा, अगर नहीं जाएंगे तो आगे कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे एक एक्सॉन है यहां से सिग्नल रिसीव करता है और ये देखता है कि सिग्नल के पास पर्याप्त इंटेंसिटी है या नहीं है, अगर है तो आगे एक्सॉन में भेजता है, नहीं तो नहीं भेजता है। तो क्या आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप। किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो पूछिए कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने क्या बनाया है, न्यूरॉन बनाया है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, एक टिपिकल न्यूरॉन है। आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। क्लास 10th में यही बहुत ज्यादा है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्पल्सेस क्या होती हैं, इम्पल्सेस क्या होती हैं, स्टिमुलस क्या होता है, और उसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद अलग अलग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो आंख में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, फोनिक रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये सारे रिसेप्टर्स अलग अलग हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में अलग 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 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कितने सेंसरी ऑर्गन है? 5, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये पांचों सेंस ऑर्गन है, इनमें सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद कहां भेजेंगे? ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय। थैंक यू।